याकूब से मुलाकात होगी सर आपकी? याकूब से मुलाकात होगी सर, सुलेमान जल्दी निकालो बेटा। सुलेमान भैया, लास्ट कोई प्रयत्न करेंगे आप? इससे कोई पर्याय बचा आपके पास अभी? दादा क्या नाम आपल्याकडे? परिवार के सदस्य उनसे लगातार मीडिया पूछने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया इन सारी चीजों पर, लेकिन इन सब के बीच बता दें चूंकि एक रास्ता बचा था राज्यपाल का, उसको जरिए भी वहां भी वो दया याचिका खारिज की जा चुकी है। और साहिल चूंकि हमारे साथ मुंबई से जुड़े, साहिल दो तीन चीजें निकल कर आ रही हैं। एक तो यहां से कुछ इनपुट्स दिए गए हैं गृह मंत्रालय की तरफ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, डीजीपी ने मुलाकात की वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री से, और सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कैसे की गई है ये अमृता नागपुर से बतला रही है। लगातार बहस चली और इसको लेकर स्थिति देश के भीतर जिस भी रूप में गरमाई, लेकिन एक बहस नए तरीके की इस देश के भीतर शुरू हुई। महाराष्ट्र में अब वहां पर किस रूप में तैयारी चल रही है, और चूंकि सुबह 7 बजे फांसी दी जाने वाली है, किस तरह की व्यवस्था की बात डीजीपी ने मुख्यमंत्री से की है और क्या होने वाला है? No comments. Any comment on today's order because No you were comments. higher for the. No, that's why I won't comment. Okay, sir. Thank you, sir. याकूब मेमन की फांसी के बाद जो उसका शव है वो जी उनके परिवार को देना होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जेल मैनुअल के मुताबिक अब वो परिवार के पास देना ज़रूरी होता है। परिवार ये तय करेगा कि उसका दफन कहाँ करना है, क्या वो नागपुर में ही दफनाया जाए या मुंबई ले आकर उसको दफनाया जाए। हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की। एक फतवा बीच में निकला था कि जो टेरर रिलेटेड केसेस में जो लोग शामिल होंगे उनको कब्रिस्तान नहीं मिलेगा, इस तरीके का फतवा था। लेकिन याकूब वाले मामले में उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं होगी। तो क्या मुंबई में उन्हें दफनाया जाएगा, इस बात को लेकर अभी तक पुलिस के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। परिवार की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई साफ बात नहीं कही गई है। हालांकि नागपुर में फिलहाल सुलेमान मेमन जो याकूब मेमन के भाई है, जिनको 93 बम धमाकों में बरी कर दिया गया था, वो नागपुर में पहुंचे हुए हैं। उनके चचेरे भाई भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। बाकी परिवार उनका मुंबई में अल हुसैनी बिल्डिंग में है, जहां पर हमारे संवाददाता है, वहां पर उनका बाकी परिवार है। परिवार को यह तय करना है कि आगे क्या करना है इस मामले को लेकर। 7 बजे सुबह याकूब मेमन को फांसी दी जाएगी। सबसे बड़ी मुश्किल पुलिस के पास यह है कि अगर याकूब मेमन के शव को मुंबई लाया जाता है तो उसका दफन विधि कब होगा, क्या शव यात्रा निकाली जाएगी, क्या जनाजा निकलेगा, किस तरीके से यह पूरा मामला होगा, इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अलग से 22 लाख रुपए खर्च करने के लिए गवर्नमेंट रेगुलेशन निकाला गया इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि मामला गर्माता नजर आ रहा था और सुरक्षा के और इंतजाम करने पड़े। प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन। आप लोग और कुछ प्रयत्न करेंगे? कोई पर्याय ना, वो देखे ना प्लीज, वो गाड़ी देखे, कोई पर्याय और कोई आप प्रयास करेंगे? राज्यपाल ने भी नामंजूर कर दिए। आप दूसरा कोई ऑप्शन देख रहे हैं? याकूब से मुलाकात होगी सर, याकूब से मुलाकात होगी? याकूब से मुलाकात करेंगे। याकूब प्लीज 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 लीव मी अलोन। याकूब से मुलाकात होगी सर आपकी? याकूब से मुलाकात होगी सर, सुलेमान जल्दी निकालो बेटा। सुलेमान भैया, लास्ट कोई प्रयत्न करेंगे आप? इससे कोई पर्याय बचा आपके पास अभी? दादा क्या नाम आपल्याकडे? उनके रिश्तेदारों से लगातार उनकी प्रतिक्रिया पूछने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने खुद को एकांत चाहने थे, और सुलेमान है ये। दरअसल 2 तरह की जानकारी आ रही है। एक ये है कि नियमतः परिवार को डेड बॉडी दी जाती है, लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था इन सब के मद्देनजर हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी ना दे, और जहां नागपुर में ही दफनाने की जो जिक्र हो रहा है उसमें इस बात का भी जिक्र निकला है कि उनकी पत्नी राहिन और बेटी जुबैदा की मौजूदगी में उन्हें दफनाया नागपुर जेल में ही जा सकता है। यानी ऐसी स्थिति नहीं आने दी जा सकती है जिससे का जिक्र साहिल आप कर रहे हैं, और ये बात भी आ रही है कि ये फैसला लिया जा सकता है कि पत्नी और बेटी की मौजूदगी में उन्हें दफन किया जाए। हम 1 मिनट जरा सा, हमको लगता है अमृता 2-3 सवाल हमको बहुत महत्वपूर्ण है इन सब के बीच में। क्या नागपुर के जेल की जो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, चूंकि ये एक लिहाज से ये बड़ी खुली रोड है, वर्धा रोड जो है जहां पर ये जेल मौजूद है, वहां पर जो व्यवस्था की गई है उनकी पत्नी और बेटी नागपुर में ही है, और परिवार के कुछ दूसरे सदस्यों की बात भी थी। तो क्या मुलाकात करने देने की स्थिति इन सब के बीच कोई इजाजत दी गई है कि आज मुलाकात कर सकते हैं, या अब मुलाकात पूरी तरह बंद हो गई है? इस बात का जिक्र था कि एक बार मिलने दिया जाएगा। तीस गाड़ी है। आपने बिल्कुल सही वक्त पर यह सवाल पूछा है, क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं याकूब के जो भाई है सुलेमान, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जेल में अभी अभी वो अंदर गए हैं।
और अभी हम देख सकते हैं कि इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। कल भी याकूब के चचेरे भाई है उस्मान, वो यहाँ पर आए थे, हालांकि उन्हें मिलने नहीं दिया गया था, फिर भी 3 घंटे तक वो जेल की अथॉरिटीज से बात कर रहे थे। अभी ये बात समझ में आई है कि उनके जो सगे भाई है वो यहाँ पर आए हैं, और इसीलिए अब ये देखना पड़ेगा कि उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जाती है या नहीं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि पूरी तरह से प्रशासन इस बात का निर्णय लेगा कि जो बॉडी है वो घर वालों को डेड बॉडी देनी है या फिर यहीं पर दफनानी है, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। बहुत ज्यादा सुरक्षा तैनात कर दी गई है, सिर्फ प्रिजन डिपार्टमेंट पे नहीं, पुलिस पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, और इसीलिए फैमिली को बॉडी सौंपना ये एक बहुत रिस्की चीज हो सकती है। सुरक्षा के ख्याल को मद्देनजर रखते हुए ये हो सकता है कि सुप्रिंटेंडेंट प्रशासन के साथ डिस्कस करके ये निर्णय लिया जाए कि जेल के अंदर ही बॉडी को दफनाया जाए, और उस वक्त फैमिली के कुछ मेंबर्स को वहां पर अंदर बुलाया जा सकता है। ये सुरक्षा के हिसाब से एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो हो सकता है। लेकिन ये बात तो तय है कि कल फांसी होगी। ये भी कुछ अटकलें लगाई जा रही है कि करीबन रात को 2 बजे के बाद कभी भी फांसी हो सकती है, हालांकि 7 बजे का वक्त दिया गया है, लेकिन अभी भी इस बात पर कुछ ऐसी अटकलें आ रही है कि 7 बजे से पहले भी फांसी हो सकती है, क्योंकि इसके पहले की जो फांसी हुई थी, हम अजमल अमीर कसाब की भी बात की जाए, सुरक्षा मद्देनजर रखते हुए, लेकिन इस मामले में जो कोर्ट बहुत बड़ा। जी, आपकी आवाज़ कुछ कट रही है, जरा माइक पे ध्यान देंगे। और इन सब के बता दें कि परिवार के सदस्यों ने मिलने का जिक्र किया था, और जिसका जिक्र हमारी संवाददाता अमृता वहां से कर भी रही हैं। उनके भाई सुलेमान वहां पर जेल के भीतर पहुंचे हैं। जिस गाड़ी में पहुंचे वो गाड़ी भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही थी। दरअसल इस बात का जिक्र कल से ही किया जा रहा था कि अगर फांसी होती है तो उससे पहले मिलने दिया जाए या ना दिया जाए, इसको लेकर भी चर्चा चल रही थी लगातार। लेकिन पत्नी राहीन और बेटी जुबैदा की मौजूदगी में अगर दफनाया जाएगा और बॉडी नहीं देने की स्थिति में आते हैं तो इस पर एक सहमति है कि उनकी मौजूदगी में उनको वहां पर दफन किया जाएगा। साहिल, लगातार आज सुबह से वो लोग भी निकल कर आ गए थे और राज्यपाल से मुलाकात भी वो करने गए थे जो 1993 के ब्लास्ट में जो लोग मारे गए थे, उनके परिजन निकल कर आए थे, और उनके भीतर बड़ा गुस्सा था इस बात को लेकर कि इस तरह की बहस क्यों हो रही है। जाहिर है राज्यपाल ने दया याचिका खारिज की, लेकिन मुंबई ही वो जगह थी जिसने दुनिया के सामने पहली बार एक सीरियल ब्लास्ट दिखलाया था कि किस रूप में नेक्सस होता है पैसे का, हवाला का, ड्रग्स। हम एक मिनट जरा संजय राउत की बात सुन लेते हैं, क्या कहना है उनका, उसके बाद आपसे न्याय आहे आणि यालाच न्याय म्हणतात। न्याय हुआ है और इसका जिक्र हो रहा है। हाँ साहिल, क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण है मुंबई के लिए, क्योंकि मुंबई उसके बाद से ही आतंकवाद की चपेट में आया, लेकिन वह एक ऐसा धमाका था या ऐसा सीरियल ब्लास्ट था जिसने पूरे देश को लगभग हिलाकर रख दिया था। अब जब पहला शख्स फांसी पर चढ़ेगा कल सुबह 7 बजे, मुंबई के दिलों के भीतर की क्या धड़कनें होंगी? देखिए, सबसे पहले तो प्रसून ये बात है क्योंकि 2007 में जब इस मामले में टाडा अदालत में फैसला हो रहा था, जो स्पेशल अदालत बनाई गई थी आर्थर रोड जेल के अंदर जहां पर ये सारे कैदी रखे गए थे, 2007 में ही वहां पर जब हम कवर कर रहे थे तभी काफी लोग वहां पर इकट्ठा होते थे, और उनका यह कहना था कि 1993 से 2007 तक लंबा इंतजार उनको दरअसल करना पड़ा था कोई न्याय मिलने के लिए, पहली बार किसी अदालत की तरफ से फैसला सुनने के लिए। साहिल, एक मिनट जरा, बीजेपी कुछ प्रतिक्रिया दे रही है, सुन लेते हैं। जाहिर है न्याय का जिक्र बहुत है, और न्याय शिवसेना ने भी कहा, बीजेपी ने भी कहा, कोई भी कहेगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जाहिर है ये एक फैसला लिया गया है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि 1993 का ब्लास्ट दुनिया के लिए ही एक नया ब्लास्ट था, नए तरीके का था, जिसने पहली बार आतंकवाद का ये चेहरा देखा था। तकरीबन 257 लोगों की मौत हुई थी, 713 लोग घायल हुए थे, 27 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उस वक्त तहस नहस हो गई थी। साहिल, इसलिए यह सवाल है क्योंकि मुंबई पर हमले बार बार हुए, 26 से 11 का हमला भी लखवी को आज तक भारत ला नहीं पा रहा है, यह एक मुश्किल है। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए इस पर मुहर लगाई गई टाडा अदालत की तरफ से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई। अब जो स्थिति मुंबई के भीतर जिसका हम जिक्र चाह रहे हैं कि आप इसको जरूर बताएं, क्योंकि जिस लहजे में मुंबई बार बार शिकार हुआ है आतंकवादी हमलों का, उसमें पहला मौका है जब फांसी दी जा रही है। इससे पहले उम्र कैद की सजा हुई है लेकिन फांसी नहीं हुई है। इस फांसी के मायने किस रूप में मलहम लगा पाएंगे? देखिए, बहुत बड़े मायने इस मामले के हैं क्योंकि 1993 के बम धमाके और बाकी जो टेररिस्ट अटैक या धमाके हुए हैं उसमें थोड़ा फर्क हम कर सकते हैं, क्योंकि 1993 के जो धमाके थे उसमें जो पूरा उसकी साजिश थी वो मुंबई में रची गई। जो लोग उसमें शामिल थे वो मुंबई के लोग थे, मुंबई में रहने वाले लोग थे। उससे पहले मुंबई में दंगे हुए थे, उसका एक बैकग्राउंड उसको था। और
यहाँ के बसने वाले लोगों ने, यहाँ पर रोजी रोटी कमाने वाले लोगों ने ये साजिश करके यहाँ पर बम धमाके किए थे। उनको मुंबई पूरी तरीके से पता थी और एक बड़ा स्मगलिंग रैकेट एक तरीके से वो चलाते थे और उन लोगों ने ये पूरा मामला किया था। दूसरी एक अहम बात इसमें यह है कि अभी भी जो मुख्य आरोपी इसमें है टाइगर मेमन, वो सीबीआई की गिरफ्त में नहीं है, जो एजेंसी उसकी गिरफ्त में नहीं है। याकूब मेमन के लौट के आने के बाद एजेंसीज को ये लगा था कि मेमन फैमिली में से कोई यहाँ पर पहुंचा है और तब जाकर उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करने वाले में फैमिली में से डायरेक्टली इन्वॉल्व जो आदमी था उसको उन्होंने यहाँ पर कोर्ट के सामने लाने में वो कामयाब रहे थे। इसके लिए फैसला अहम है। दूसरी अहम बात यह है कि सबसे लंबा ये पूरा मामला चला था। अब जैसे मैंने कहा कि 2007 में टाडा अदालत में पहली बार इस पर फैसला हुआ और उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती हुई। लंबा इंतजार कहीं ना कहीं करना पड़ा है। जो हम कहते हैं कि काफी डिलेड जस्टिस मिलता है कई मामलों में, उसकी एक मिसाल हम ये कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार किसी तरीके से दहशतगर्दी की शिकार मुंबई हुई थी, धमाकों की शिकार मुंबई हुई थी और दहला देने वाले ये धमाके थे। लोग कई सालों तक उसको भूल नहीं पाए। मुंबई की पूरी जो व्यवस्था है उसको एक तरीके से बदल दिया। सुरक्षा को लेकर मुंबई में जो सजगता है वो इसके बाद काफी हुई। कई जगहों पर सुरक्षाएं लगा दी गई, पुलिस वहां पर बिठा दी गई, कई जगहों पर अंदर आने जाने पर रोक लगा दी गई। तो मुंबई में काफी बदलाव उसके बाद हुए। इसके लिए इस मामले में जो फांसी हो रही है वो बहुत अहम ये माना जा सकता है और लगता है कि ये अकेली फांसी होगी, क्योंकि जो प्लांटर्स है उनको इसमें डेथ पेनल्टी कर दी गई है। उनकी जो फांसी की सजा थी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उनको बदल दिया गया है। यकीनन ये हम बता दें आपको कि पहला मौका है जब देश में इस तरह आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर पहली फांसी होगी। और ये एक बड़ा मैसेज, इसलिए कहीं बड़ा मैसेज है क्योंकि आतंकवाद की घटनाएं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में घटती है और ये सवाल बार बार निकल कर आता है तो कि जो प्रमुख दोषी होते हैं या उनको सहयोग करने वाले जो भी लोग होते हैं वह उम्र कैद के लिहाज से बच जाते हैं और मैसेज उस रूप में नहीं जा पाता है जिससे खौफ पैदा हो समाज के भीतर और देश के भीतर इस बात को लेकर कि उस दिशा में कोई कदम न बढ़ाए। 1993 के ब्लास्ट के बाद से यह पहली फांसी याकूब मेमन के जरिए और एक मैसेज ये बड़ा, और इसका अदालत ने अपने फैसले में जिक्र भी किया कि क्यों फांसी देने की जरूरत है। इसको बेहद जघन्य तौर पर माना गया और कहा गया जिस तरीके से निरीह लोगों को मौत के घाट उतारा गया, जिस तरीके से एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट में बिल्कुल एक नेक्सस काम कर रहा था। और खूब याकूब मेमन ने माना कि किस तरीके से उसने 84 ग्रेनेड लाए, किस तरीके से पैसे की व्यवस्था कराई। इस चीजों को स्वीकारा था उन्होंने 1994 में याकूब ने, और उसके बाद यह सवाल था कि फांसी दी जानी चाहिए। लेकिन एक रास्ते की बात थी खाली कि किसी भी हालत में यह स्थिति ना बचे कि ऐसा ना लगे कि कोई रास्ता आपने नहीं आजमाया। इसलिए राज्यपाल ने अब से जब कुछ देर पहले दया याचिका खारिज की, फिर यह साफ हो गया था कि अब कल ही फांसी होगी और कल सुबह फांसी। और हमारी संवाददाता बतला रही हैं कि हो सकता है सुबह 7 बजे से कुछ पहले भी दी जा सके। साहिल, अमृता हमारी आवाज अब तक आ रही है? आप नागपुर में हैं? अच्छा, उनके पास चलते हैं। साहिल, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो फैसले की लाइन है उसमें इस बात को रेयर ऑफ रेयर कहते हुए कहा गया है कि इतनी निरीह जान लेने वाला शख्स जो भी हो और जिस रूप में भी उसने मदद की हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा, और उसका जिक्र था कि उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा जानी चाहिए। यह चूंकि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आतंकवाद की गिरफ्त में भारत लगातार, और यह मैसेज जाना चाहिए था कि हाँ फांसी दी जा रही है। क्या यह मैसेज अब उन परिजनों को जो आज सुबह राज्यपाल से मुलाकात करने गए, इस बात का भी जिक्र करने गए कि फांसी दी जानी चाहिए, और मुंबई जो लगातार रहा था या देश के अलग अलग हिस्सों के लिए भी यह एक बड़ा मैसेज है? क्या लगता है, क्योंकि अब महाराष्ट्र के भीतर एक सुरक्षा व्यवस्था है, महाराष्ट्र के भीतर में महाराष्ट्र सरकार ने फैसला कर लिया है सुबह फांसी होगी, और यह भी हमारे पास लगभग जानकारी आई है कि उनकी पत्नी और बेटी की मौजूदगी में ही उनको दफन करने का जिक्र है। यानी कहीं किसी तरीके से कुछ ऐसे तत्व ना खड़े हो जाएं और इसका अपने तरीके से इसको लाभ उठाने की कोशिश करना इस्तेमाल। इसको लेकर मुंबई में किस तरीके की व्यवस्था है? चूंकि मुंबई के कुछ इलाके प्रभावित हैं, याकूब मेमन जिन इलाकों में रहते थे उन इलाकों में प्रभाव है अभी भी। साहिल जी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इस मामले को लेकर काफी राजनीति हुई है। सीधे सीधे 2 धड़े इस मामले को लेकर नजर आ रहे थे। जो MIM है ओवैसी की, वो या फिर समाजवादी पार्टी है अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया था कि इस फांसी को नहीं देनी जानी चाहिए, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उनको बदल देना चाहिए। दूसरी तरफ शिवसेना बीजेपी, हमने देखा कि आज किस तरीके से उन्होंने विधानसभा में ये हंगामा किया और उसके खिलाफ काफी नारेबाजी की, आंदोलन किया, सदन की कार्रवाई तक नहीं चलने दी।
तो राजनीति इसको लेकर सीधे सीधे बटी हुई है और सरकार को लगता है कि याकूब मेमन को लेकर भी आगे भी इसी तरीके की राजनीति चलती रहेगी, क्योंकि मुंबई में उलेमा काउंसिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, वहां पर भी उन्होंने मिलकर ये मांग की थी कि याकूब मेमन को बख्श दिया जाए फांसी से। कई लोग इसको लेकर अपनी याचिका राष्ट्रपति के पास पहुंचा चुके थे। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो सीधे सीधे इस पर राजनीति हो रही है और होती भी रहेगी इसके आगे भी, ये सरकार को पूरी तरह पता है। सुरक्षा को लेकर काफी बड़ी समस्या है सरकार के सामने, जो अमृता जिसका जिक्र कर रही थी, आप भी जो बात कह रहे हैं कि अगर परिवार के पास उनका शव दिया जाता है और मुंबई लेकर आकर उनका दफन किया जाता है तो उसके रिपरकेशन क्या होंगे, ये भी सरकार को, जेल प्रशासन को और सुरक्षा एजेंसियों को सोचना होगा। उसको लेकर परिवार से बात की जाएगी और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। ये बात तो तय है कि परिवार के हाथ में शव सौंपा जाएगा, हालांकि सरकार की तरफ से उनसे बात की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। दूसरी बात यह है कि सरकार को लगता है कि इसके आगे क्या मामले हो सकते हैं, इसका क्या रिटेलिएशन हो सकता है, क्या इसको लेकर दरार पड़ सकती है समाज में, उसको लेकर भी सोचा जा रहा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर से जो बात की मुख्यमंत्री ने, वो इसी बारे में बात की गई कि किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम लगाने चाहिए, कहां पर सुरक्षा इंतजाम करने चाहिए। जो डीजीपी थे, सिर्फ अब मुंबई की बात नहीं रही है, महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर इस तरीके की बातें हो सकती है, जो सुरक्षा के मद्देनजर काफी संवेदनशील इलाके माने जाते हैं। वहां पर भी किस तरीके से सुरक्षा होनी चाहिए, उसको लेकर भी बात हुई है। और अगला सिर्फ कल के दिन में नहीं तो अगले कई दिनों तक इस तरीके की सुरक्षा रहेगी मुंबई में और इसके रिपरकेशन ना हो, इसका कहीं ना कहीं रिटेलिएशन ना हो, ये कोशिश सरकार या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से पूरी की जाएगी। ये बात यहां पर साफ नजर आती है। अब ये दर्शकों को बता दें कि नागपुर जेल में ये 24वां मौका होगा जब फांसी दी जाएगी कैदी को, क्योंकि इससे पहले 23 फांसी वहां पर हो चुकी है और नागपुर जेल के साथ साथ एक पुणे की यरवड़ा जेल है, वहां पर इसकी व्यवस्था है। लेकिन नागपुर जेल में खासतौर से 50 फीट चौड़ा, 50 फीट लंबा, यानी एक चकोर मंच तैयार किया गया है इसके लिए, और उसके लिए जो ग्रिल लगाना था, उसकी जो व्यवस्था करनी थी, जिसका जिक्र साहिल भी कह रहे थे कि किस रूप में 22 लाख रुपए आवंटित किए गए, उसका जिक्र भी है। लेकिन ये बता दें कि इससे पहले नागपुर जेल में 1985 में अमरावती के जो अपराधी थे, जो वानखेड़े भाई थे, उनको वहां पर फांसी दी गई थी। लेकिन नागपुर जेल में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि वहां पर दफनाया भी जा सकता है अगर सुरक्षा और परिवार दोनों की सहमति एक साथ बनती है। और जाहिर है महत्वपूर्ण स्टेट और राज्य होगा और उसकी सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया जाएगा। इसकी व्यवस्था भी नागपुर जेल में की जा चुकी है, हम यह भी आपको जानकारी दे दें। यानी परिवार को सौंपा जाता है, यह नियम है, लेकिन परिवार की सहमति के साथ वहां पर दफनाया भी जा सकता है। यह एक दूसरी स्थिति जिसमें राज्य की सुरक्षा के मद्देनजर उसमें यह हो सकता है कि परिवार के कुछ लोग और वहां पर मौजूद रहें या ना रहें, इस पर एक फैसला लिया जाता है। लेकिन मौजूदा वक्त में पत्नी राहिन जो है और बेटी जो उनकी जुबैदा, उनकी मौजूदगी पर एक सहमति है कि वो रहेंगी। भाई सुलेमान इस वक्त जेल में ही मौजूद है, जो कि मुलाकात के लिए गए हैं और कल से इस बात का आग्रह लगातार किया जा रहा था कि उनको मिलने दिया जाए। और इस वक्त हमारे साथ चूंकि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी, जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो पूरी तरीके से तीनों जजों की सहमति थी हर मुद्दे पर। आतिर बिल्कुल प्रश्न सहमति थी और जो चीफ जस्टिस ने लीड जो था फैसला उनका था इसमें, और उन्होंने साफ किया है कि जहाँ तक क्यूरेटिव पिटीशन की बात है उसमें कोई भी इन्फॉर्मेटिव नहीं थी और जो बेंच बैठी है वो उसको सुन सकती है। ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि क्यूरेटिव पिटीशन जो है एक मिनट आतिर, हम जरा सा आपको रोक रहे हैं। वामपंथी वृंदा करात, पीएम के पॉलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात इस बात की जानकारी दे रही है कि राष्ट्रपति के पास उनकी तरफ से भी जो दरखास्त की गई है उसमें जिन मुद्दों को उठाया गया है उसके मद्देनजर राष्ट्रपति के प्रतिक्रिया का इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, लेकिन उनका कहना है कि उसका इंतजार करना चाहिए। जाहिर है ये सारे सवाल है। आतिर, अब ये एक सवाल, स्मिता हमारे साथ जुड़ी हुई है क्या? स्मिता, हाँ स्मिता, क्या राष्ट्रपति के तरफ, चूंकि राष्ट्रपति के पास भी एक पिटीशन गई है और याचिका फिर से गई है, उस पर कोई जानकारी? देखिए प्रसून, जो हमें जानकारी मिल रही है कि ये जो याचिका दायर की गई है, ये आज 3 बजे राष्ट्रपति के पास ये फाइल पहुंचा था और नियमों के तहत जब ये दोबारा से जब इस तरह से एक क्षमा याचिका दायर की जाती है तो ये फाइल ऑटोमेटिकली गृह मंत्रालय को सौंप दिया जाता है और गृह मंत्रालय से उसके बाद इंतजार किया जाता है कि सरकार गृह मंत्रालय के हवाले से क्या कुछ आखिर सलाह देती है राष्ट्रपति को। उसी के हिसाब से जो है राष्ट्रपति उस फाइल को या तो स्वीकार करते हैं या तो फिर उसे रिजेक्ट कर देते हैं, उस क्षमा याचिका को।
तो 4 बजे से जो है अब ये फाइल गृह मंत्रालय के सुपुर्द है और वहां पर गृह मंत्रालय की ही अब सलाह का, रिकमेंडेशन का इंतजार किया जा रहा है। तो मोटा मोटा ये मानकर चलिए कि यहाँ पर राष्ट्रपति अब जो कुछ भी कदम उठाएंगे वो भारत सरकार के हिसाब से ही कदम उठाएंगे कि आखिर सरकार क्या चाहती है यहाँ याकूब मेमन की फांसी के मुद्दे को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता जानकारी के लिए। 4 बजे गृह मंत्रालय के पास उस फाइल को भेजा गया। जाहिर है उस प्रतिक्रिया का भी इंतजार है, लेकिन इन सब के बीच ये भी बता दें कि सुबह 7 बजे नागपुर जेल में फांसी दी जाएगी। इसकी तैयारी कमोवेश पूरी हो चली है और एक स्थिति यह भी है कि उनको नागपुर जेल में ही दफना दिया जाए परिवार के सदस्यों की मौजूदगी के साथ। आते गृह मंत्रालय के पास जो भी रिपोर्ट है राष्ट्रपति, वो एक किस्सा अलग है, लेकिन यहां पर यह है कि क्या तर्क दिए गए याकूब के वकील की तरफ से और जिस बात का जिक्र तीनों जस्टिस ने इस बात को कह के खारिज किया कि ये सही नहीं है, वो कौन से आर्गुमेंट थे? देखिए, प्रश्न जो मूल मुद्दा था याकूब मेमन के वकीलों का वो ये था कि जो डेथ वारंट था उसमें काफ़ी जल्दबाजी की गई और जब उनके पास और भी रास्ते थे खुले हुए, उसके बावजूद डेथ वारंट को इशू कर दिया गया। ये मूल रूप से उनकी जो दलील थी ये थी। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में कल हुआ था, जिस तरह से एक डिवीज़न जो फैसला जो है वो डिवाइड हो गया था। एक सुप्रीम कोर्ट के जज का मानना था कि जो क्यूरेटिव पिटीशन है उसमें कुछ इन्फर्मिटी है, उसको सुनने के लिए जो बेंच की गई है कॉन्स्टिट्यूट, वो ठीक नहीं है, वो नियमों के अनुसार नहीं है। लेकिन दूसरे जो जज थे उनका ये मानना था नहीं, वो बिल्कुल कानून के मुताबिक ही की गए थे। तो उसके बाद जो है आज अदालत का ये फैसला, सबसे पहले जो इस पहलू पर फैसला आया कि नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसका जो गठित की गई है उसमें कोई भी गलत बात नहीं थी और वो बिल्कुल ठीक थी। जो रिव्यू पिटीशन सुनते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वही जज जो है क्यूरेटिव पिटीशन भी सुने। और इसके अलावा जो डेथ वारंट है जो उस बारे में भी अदालत का ये फैसला स्पष्ट हो गया कि उसमें भी कोई कमी नहीं थी। याकूब मेमन को काफ़ी मौके मिले और उनको पूरे इस दौरान काफ़ी उनके पास एवेन्यूज़ मौजूद थे, उन सब का उन्होंने इस्तेमाल किया और फिर अदालत। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास तुरंत लौटते हैं। दर्शकों को एक जानकारी खाली दे दें कि दरअसल सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है और इन सब के बीच राज्यपाल ने खारिज कर दिया है, लेकिन जो आखिरी दया याचिका राष्ट्रपति के पास पहुंची है उसमें वो याचिका में जो भी बात का जिक्र किया गया उसे गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। और गृह मंत्रालय का भेजने का मतलब यही है सरकार और सरकार की तरफ से, चूंकि अटॉर्नी जनरल कोर्ट में मौजूद थे और आज अटॉर्नी जनरल ने बहुत साफ तौर पर फांसी दिए जाने की वकालत की और डेथ वारंट को सही बताया, तो ये सिर्फ एक औपचारिकता भर है जो कि जिसका जिक्र वृंदा करात भी कर रही है और जिस बात का जिक्र हो रहा है कि एक दया याचिका एक और भेजी गई है कि आप मानिए। सुबह 7 बजे नागपुर जेल में फांसी की तैयारी कमोवेश पूरी हो चली है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे।